नमस्कार साथियों, मैं सचिन खरे स्वागत करता हूं आपका सागर यूथ पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश की किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एमपीपीएससी हो या व्यापम हो या कोई भी ऐसी परीक्षा हो जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान आता है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। काफी समय से अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर आप अपना कोर्स ऑनलाइन लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। उनसे ही प्रेरित होकर आज हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नाम से सागर यूथ पाठशाला की एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अब चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो, मध्य प्रदेश का भूगोल हो, समाज एवं संस्कृति हो, जनजातियां हो, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाएं हो, मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार के तथ्य हों और इन तमाम सारे टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, सभी चीज आपको एक साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध होने जा रही है। आपको करना क्या है, सागर यूथ पाठशाला की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। पेड कोर्सेज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा और इसकी फीस भी हमने काफी नॉमिनल रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इसका लाभ ले सके। इसकी फीस है मात्र 1500 रुपए और कोर्स की वैलिडिटी 1 वर्ष रहेगी। प्रतिदिन आपको एक वीडियो उपलब्ध होगा। अब चाहे आप लाइव क्लास में इसको ज्वाइन कर सकें या फिर आपको जब भी टाइम हो, कितनी भी बार आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के साथ उसका पीडीएफ भी आपके लिए उपलब्ध होगा और उसी टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उपलब्ध होंगे ताकि अभ्यर्थी वीडियो देखे, अपने नोट्स बनाए और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करे और अपनी तैयारी को बहुत आगे ले जाए और अंततः अपने मुकाम पर पहुंच जाए, अर्थात सिलेक्शन ले ले। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए सागर यूथ पाठशाला की एंड्रॉयड एप्लीकेशन और इस कोर्स का लाभ उठाइए। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, हम शुरुआत करते हैं आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण पाठ्यक्रम के अपने पहले लेक्चर से। मध्य प्रदेश का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, तो इस अध्ययन में हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति से। और अगर बात आती है मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो हम अपने अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल से। मध्य प्रदेश का राज्यपाल के अंतर्गत सबसे पहले हम राज्यपाल के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, राज्यपाल के वेतन भत्ते कितने होते हैं और राज्यपाल को शपथ एवं प्रतिज्ञान कौन दिलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने लेक्चर से। सबसे पहले अपन देखते हैं भारत का संघीय ढांचा और राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में। भारत का संघीय ढांचा और राज्यों की शासन व्यवस्था, ये हमारा पहला टॉपिक है। भारत का संघ, जब अपन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उस समय हम पढ़ेंगे कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। एमपी में तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। लेकिन ये संघ कैसे बना, ये तमाम सारी चीजें अपन संविधान में देखेंगे। ठीक है, तो भारत क्या है बेटा, 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। और संविधान के तहत संघ, राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, संघ का प्रशासन कैसे होगा उसके लिए संविधान में अलग अनुच्छेद हैं। राज्यों का प्रशासन कैसे होगा उसके लिए अलग अनुच्छेद हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे होगा उसके लिए अलग अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो संघ की जो शासन व्यवस्था है, मतलब केंद्र सरकार की जो पूरी शासन व्यवस्था है, उसका प्रावधान संविधान के भाग 5
और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 में है। काय में है? संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 में काय का प्रावधान है बेटा? संघ का प्रावधान है। संघ अर्थात केंद्र का प्रावधान काय काय में है? संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 में। और ये अनुच्छेद संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्र का जो विस्तार है ये अकेले एक राज्य में नहीं है, संपूर्ण भारत पर है। इसीलिए भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 151 तक संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में, क्योंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्या? राज्यों की शासन व्यवस्था। तो राज्यों की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है बेटा संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 152 से 237 पर। किसमें? संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 152 से 237 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। और ये प्रावधान बेटा सभी राज्यों के लिए हैं। ठीक है, हर राज्य में भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक लागू होता है। इसीलिए जो भाग 6 है, क्योंकि इस भाग 6 के प्रावधानों के तहत ही राज्यों का प्रशासन संचालित होता है। इसी के तहत ही क्या होता है बेटा? राज्यों का प्रशासन संचालित होता है। इसीलिए भाग 6 को कहा जाता है क्या? राज्यों का संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स। क्या बोला जाता है बेटा भाग 6 को? राज्यों का संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जबकि तीसरा चरण क्या है? संघ शासित प्रदेश। केंद्र हो गया भाग 5, भाग 6 में क्या हो गया? राज्य। और फिर तीसरा चरण क्या है बेटा? संघ शासित प्रदेश। तो संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 242 में दिए गए हैं। भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 242 में दिए गए हैं। भाग 6 के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। ये जो हम बोल रहे हैं ना बेटा राज्य, ठीक है, इस राज्य शब्द का अर्थ मौलिक अधिकारों में अलग होगा, लेकिन भाग 6 के लिए इस राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा? किसके लिए? भाग 6 के लिए, क्योंकि भाग 6 क्या है? ये राज्यों का संविधान है। ठीक है, तो भाग 6 के लिए ये जो राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा? इसकी परिभाषा है अनुच्छेद 152 में। कौन से अनुच्छेद में है बेटा? अनुच्छेद 152 में इसकी परिभाषा दी गई है। अर्थात राज्य शब्द की परिभाषा कहां पर मिलती है बेटा? तो ये मिलती है हमको अनुच्छेद 152 में। बाकी संविधान के अन्य भागों के लिए इस राज्य शब्द की परिभाषा बदल जाती है। जैसे हम मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकारों में इस राज्य शब्द की परिभाषा अलग रहेगी। ठीक है, लेकिन भाग 6 क्या है बेटा? भाग 6 है राज्यों का संविधान। राज्यों का संविधान। तो यहां पर जो परिभाषा रहेगी एक्चुअली किसकी? राज्य शब्द की, उसका उल्लेख मिलता है किसमें? अनुच्छेद 152 में। ठीक है, चलिए अब जरा मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंगों को हम समझते हैं। ठीक है, बहुत आराम से अपन समझेंगे। सबसे पहले जो शासन का हिस्सा है वो है विधायिका। ठीक है, विधायिका क्या होती है बेटा? तो ये विधि का निर्माण करने वाली संस्था होती है। क्या होती है विधायिका? ये विधि का निर्माण करने वाली संस्था होती है और इसके तहत विधि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि विधि का अर्थ क्या होता है? तो बेटा विधि का अर्थ होता है क्या? कानून। राज्य में कोई भी गतिविधियां संचालित होती हैं तो वो कानून के दायरे में ही होती हैं। ठीक है, तो विधायिका कौन सी संस्था हो गई? जो कानून का निर्माण करती है। एन इंस्टीट्यूट विच एस्टेब्लिशेस द लॉ। अब अगर देखा जाए तो किसी भी स्टेट में जो विधायिका है ये कैसे बनती है, समझना बेटा। विधायिका कैसे बनती है? उस राज्य का राज्यपाल
विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीन संस्थाएं संयुक्त रूप से कहलाती हैं क्या? विधायिका। ये जो तीन संस्थाएं हैं बेटा, ये संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं बेटा? विधायिका। परंतु मध्य प्रदेश की विधायिका में उच्च सदन नहीं है। उच्च सदन क्या होता है बेटा? विधान परिषद, ये वाला। ये विधान परिषद मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए मध्य प्रदेश की जो विधायिका है, ये राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की विधायिका किससे मिलकर बनती है बेटा? तो मध्य प्रदेश की विधायिका बनती है मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश की विधानसभा से मिलकर मध्य प्रदेश की विधायिका बनती है। और क्या सीखा आपने? आपने ये भी सीखा कि विधायिका कौन सी संस्था है जो कानून का या विधि का निर्माण करती है। ठीक है, अब विधायकों ने या विधायिका ने जो विधि बनाई है, उस विधि को समाज में लागू करने वाली संस्था होती है कौन? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का मेन कार्य क्या है? विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करना। अब ये कार्यपालिका दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है कौन सी? राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी होती है बेटा प्रशासनिक कार्यपालिका। एक हो गई कौन सी? राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी हो गई कौन सी? प्रशासनिक कार्यपालिका। आप जो तैयारी कर रहे हो ना बेटा, आप कर रहे हो प्रशासनिक कार्यपालिका की तैयारी। और अगर आप पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, भैया भैया बने रहते, कहीं फ्लैक्स में फोटो लगी रहती आपकी जन्मदिनों पर, ठीक है, और आगे जाकर आप नगर निगम में पार्षद आदि बनते, ठीक है, उसके बाद विधायक, सांसद, तो आप हिस्सा बनते किसका? अस्थायी कार्यपालिका का। अब अस्थायी कार्यपालिका में कौन आ जाते हैं बेटा? मंत्री लोग आ जाते हैं। यहाँ पर कौन आ जाते हैं? मंत्री लोग। तो नाम मात्र का प्रमुख होता है अस्थायी कार्यपालिका का बेटा कौन? राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका एक्चुअली कार्य क्या होता है? मुख्यमंत्री के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के निर्णय दिए गए हैं, उस पर सहमति या असहमति बताना, ये मुख्य कार्य होता है किसका? राज्यपाल का। जबकि मुखिया, वास्तविक मुखिया कौन होता है बेटा? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो ये सभी लोग हिस्सा होते हैं किसका? कार्यपालिका का। अब कभी अगर विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं, उसमें कोई त्रुटि आ जाए, समझ रहे हो ना बात के लिए, कि विधायिका ने कोई सा कानून बनाया परंतु कार्यपालिका उसे लागू नहीं कर रही है, या विधायिका और कार्यपालिका की वर्किंग में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसको हल करने का कार्य करती है कौन? न्यायपालिका। ठीक है, अब न्यायपालिका जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, वो हो गई कौन? हाई कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट की दो अलग अलग स्थानों पर खंडपीठें हैं। ठीक है, तो एक खंडपीठ कहां पर है इसकी? इंदौर में। और एक खंडपीठ है कहां पर बेटा? ग्वालियर में। फिर जिलों में होती हैं जिला अदालतें या जिला कोर्ट। तो इस प्रकार से आपने अभी समझा विधायिका, और मध्य प्रदेश की विधायिका क्या है बेटा? विधानसभा। और उसका एक अभिन्न हिस्सा होता है कौन? राज्यपाल। अब अगर अपन कार्यपालिका की बात करें, तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका एक अस्थायी संस्था है, क्योंकि चुनाव के बाद मंत्रीगण और विधायकगण बदल जाते हैं, और स्थायी कार्यपालिका में ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो। और न्यायपालिका का सीधा सच्चा कार्य होता है न्याय देना। और मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका कहाँ पर अवस्थित है, अर्थात हाईकोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बेटा जबलपुर में। और इसकी दो खंडपीठ हैं, एक है कहाँ पर? इंदौर में, और एक है ग्वालियर में। और फिर हमारे यहाँ जिला कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में सीटों के वितरण की। अब आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर वर्ष 1956 में। कब गठित हुआ मध्य प्रदेश? 1 नवंबर वर्ष 1956 में। और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ।
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में सृजित हुआ। तो मध्य प्रदेश में यदि हम सीटों के वितरण की बात करें बेटा, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें हुआ करती थी? तो अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें सबसे पहले। अविभाजित मध्य प्रदेश कौन सा? जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें थी बेटा 320। लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश में विभाजन के बाद सन 2000 के बाद वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हो गई बेटा? 230। ठीक है। अब इसमें रिजर्वेशन भी है, तो अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व्ड हैं। एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं बेटा? 47। और अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए 35 सीटें रिजर्व है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और एससी के लिए 35 सीटें रिजर्व है। ठीक है। अब हम बात करें लोकसभा की बेटा, तो लोकसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी। कितनी थी बेटा? 40 सीटें। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है बेटा? 29 सीटें हैं, जिसमें एसटी एसटी अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या बहुत अधिक है मध्य प्रदेश में, तो शेड्यूल्ड ट्राइब की 6 सीटें रिजर्व्ड हैं और अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट की 4 सीटें यहां पर रिजर्व्ड हैं। ठीक है। अब राज्यसभा की बात करें तो बेटा राज्यसभा में तो एज सच कोई भी आरक्षण नहीं होता। ठीक है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 16 सीटें थी, लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सीटों का वितरण किया गया है मध्य प्रदेश में। एक बार और हम चेक कर लेते हैं। विधानसभा की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 320, वर्तमान में 230, जिसमें एसटी की 47 और एससी की 35 सीटें हैं। लोकसभा की यदि बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 और वर्तमान में 29 है। ठीक है। एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं और एससी के लिए 4 सीटें। राज्यसभा की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश की 16 और वर्तमान में 11 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। मतलब वर्तमान राज्यसभा में 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेंगे और इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है लेक्चर सुनते सुनते नोट्स को बनाते चलो। ठीक है। फिर ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 क्या था। 104वें संविधान संशोधन 2020 का संबंध मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने से संबंधित था। इसी में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। अब सबसे पहले बेटा ये समझो कि ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, बाकी हम सारी चीजें बता रहे हैं आपको। सबसे पहले ये समझो कि ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। ठीक है। तो आप लोग खुद हमको बताओ कि भारत पर शासन करने के लिए जितने भी अंग्रेज कम्युनिटी आई थी, ये सब कहां से आई थी? यूरोप से। यूरोप के विभिन्न देशों से ये लोग भारत आए थे। तो यूरोप से जब ये लोग भारत आए तो सभी लोग वापस तो गए नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के होकर रह गए। तो ऐसे यूरोपीय व्यक्ति, याद रखना कहां के हैं बेटा? यूरोप के। ऐसे यूरोपीय व्यक्ति जिनकी लगातार चौथी पीढ़ी, कौन सी? जिनकी लगातार चौथी पीढ़ी भारत में रह रही हो, तो इस चौथी पीढ़ी को टाइटल मिल जाता है काय का? एंग्लो इंडियन का, आंग्ल भारतीय का। क्योंकि ये वे लोग हैं जो शरीर से तो अंग्रेज लगते हैं, लेकिन अपने आचार विचार, बुद्धिमत्ता और समाज से पूर्णतः भारतीय हो चुके हैं। ऐसे लोग कहलाते हैं बेटा क्या? आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन के लिए बेटा पहले क्या था? लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थी। कितनी सीटें थी बेटा? 2 सीटें आरक्षित थी।
और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक सीट आरक्षित हुआ करती थी। लेकिन ये जो 104वां संविधान संशोधन था ना, इससे आंग्ल भारतीय समुदाय का ये जो आरक्षण हुआ करता था ना लोकसभा में और विधानसभा में, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा और क्या काम किया गया था? दूसरा काम ये किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण था, जो 2020 में खत्म होने वाला था, इसको और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब SC ST कम्युनिटी के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो आरक्षण है वो कब तक के लिए बढ़ गया है? 2030 तक के लिए। कौन से संविधान संशोधन से बेटा? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से। ठीक है। तो क्या क्या हुआ है 104वें संविधान संशोधन से? सबसे पहले SC और ST के आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई। कैसे? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि 25 जनवरी वर्ष 2020 से 10 वर्ष अर्थात 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। ये भी याद रखोगे कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ है? अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। ठीक है। दूसरा क्या किया गया? अब भी आपने समझा कि आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकन समाप्त कर दिया गया। कैसे? लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों का नामांकन करता था और राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य नामित करने का प्रावधान भी अब समाप्त कर दिया गया। और इसके लिए भी संशोधन किया गया है अनुच्छेद 334 में। तो हमारे विचार से अब आपको 104वां संविधान संशोधन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आगे चलते हैं अब अपन डिस्कस करते हैं बेटा राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, राज्यपाल का संवैधानिक स्वरूप क्या है। ठीक है। अर्थात हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका से अपना अध्ययन। तो भारत में संघ के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? जनता जो है अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को कहां भेजती है बेटा? विधानसभा में भेजती है। ठीक है। तो ये प्रणाली कौन सी हो गई? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है। और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है ये किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। किंतु वास्तविक संसदीय व्यवस्था के कारण इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। तो एक्चुअली कार्यपालिका का मुखिया कौन हो गया? कार्यपालिका का मुखिया हो गया बेटा कौन? राज्यपाल। ठीक है। तो लेकिन राज्यपाल पूर्ण स्वतंत्र तो है नहीं अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, और सारी शक्तियों का केंद्र है कौन? राज्यपाल। इसलिए राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए कौन होती है? मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? इस मंत्री परिषद का मुखिया होता है बेटा कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है। अर्थात राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ये चीज भी आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी है। मतलब भारत के संविधान ने संपूर्ण कार्यपालिका का प्रमुख किसे बनाया है बेटा? राज्यपाल को बनाया है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। मतलब राज्य के जितने भी प्रकार के कार्य होंगे सारे कार्य किसके नाम पर होंगे बेटा? राज्यपाल के नाम पर ही होंगे। ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच के संबंधों के लिए। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसके बारे में आपने अभी देखा। राज्यपाल सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है। तो जो निर्णय विधानसभा में बैठकर मंत्री परिषद ने लिया, सामान्यतः उस पर तैयार हो जाते हैं कौन? राज्यपाल।
और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है बेटा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मत मार्क करके आ जाना कि राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती, नहीं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी मंत्री ने अगर कोई कार्य किया है और वो कार्य, उस कार्य के विषय में उससे क्वेश्चनिंग विधानसभा में की जा सकती है, और विधानसभा में यदि विपक्ष ने कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा है तो ये मंत्री वहां पर जवाबदेह हैं। इसलिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी संपूर्ण मंत्री परिषद। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होने पर भी वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के माध्यम से संचालित होती है। ठीक है, भले संवैधानिक रूप से मुखिया किसको बनाया गया है बेटा? राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल की सभी शक्तियों के वास्तविक प्रयोगकर्ता होती है कौन? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। इसलिए वाकई में एक्चुअल शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। क्लियर है? तो हमारे हिसाब से आपको ये मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच का जो रिलेशन है वो समझ आ गया होगा। अब राज्यपाल से संबंधित जो विभिन्न संवैधानिक प्रावधान है उसको देखते हैं हम। तो राज्यपाल के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 6 में दिए गए हैं। जस्ट अभी आप पढ़ के आए हो कि भाग 6 को क्या बोलते हैं? राज्यों का संविधान कहते हैं। तो राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किस में दिए गए हैं बेटा? भाग 6 में है। और ये प्रावधान अनुच्छेद 153 से 162 में उल्लिखित है। किसमें है? अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। सब नोट करते चलना आप लोग। अब अपन बात करते हैं बेटा अनुच्छेद 153 की। क्या है बेटा अनुच्छेद 153? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या कहा गया है बेटा अनुच्छेद 153 में? 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 153 का उल्लेख क्या किया गया है 153 में? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है 7वां संविधान संशोधन जो किस वर्ष हुआ? 1956 में हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। क्या कहता है ये 7वां संविधान संशोधन? कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से किया गया। पहले अनुच्छेद 153 में सिर्फ इस बात का उल्लेख था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन हुआ। और इस 7वें संविधान संशोधन से क्या प्रावधान किया गया? सॉरी, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से बेटा? 7वें संविधान संशोधन वर्ष 1956 से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा होती है बेटा राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब इसको समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जैसे संपूर्ण भारत है ये 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों का एक संघ है, और केंद्र में दिल्ली में बैठा हुआ है कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हर एक राज्य में अपने अपने प्रतिनिधि को स्थापित करेगा। ठीक है, इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है
जिसे केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो। ठीक है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी भी राज्य का राज्यपाल है, उसके नाम का सजेशन किसने दिया है? ये उसके नाम का सजेशन दिया है केंद्र सरकार ने। अतः राज्यपाल का नाम केंद्र निर्देशित होता है। राज्यपाल का नाम किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? केंद्र निर्देशित नाम होता है। अब अपन बात करें राज्यपाल के संवैधानिक स्वरूप की, तो राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ठीक है, राज्यपाल ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है और ना ही उसके अधीनस्थ होता है। एक्चुअली ये संवैधानिक भाषा है कि राज्यपाल ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता और ना ही उसके अधीनस्थ होता है, जबकि ऐसा होता है। ठीक है, और ये जो चीज यहां पर दी गई है, ये केस के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि एक केस था बेटा, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। इस मामले में ये सिद्धांत स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि राज्यपाल ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है और ना ही उसके अधीनस्थ होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया गया तो क्या फिर से उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है बेटा, उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल है तो उसे दूसरे कार्यकाल के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं बेटा, राज्यपाल पद के लिए क्या क्या अर्हताएं। अर्हताओं का अर्थ होता है बेटा योग्यताएं। राज्यपाल पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए? तो अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज, वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। क्या क्या है 2 योग्यताएं? वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, अब यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म भारत के बाहर कहीं हुआ हो, अपन पढ़ेंगे शायद डॉक्टर भाई महावीर थे, जो आई थिंक मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो डॉक्टर भाई महावीर का जन्म एक्चुअली लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जन्म से किसी राज्यपाल का भारत का नागरिक रहना जरूरी है। बस जरूरी इतना है कि वह भारत का नागरिक हो। ये जरूरी नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, बस इतना जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो और उसने 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। ठीक है, क्या जरूरी नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, सिर्फ जरूरी क्या है? भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो इसका प्रावधान दिया गया है बेटा अनुच्छेद 157 में। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 158 की, आर्टिकल 158 की। तो राज्यपाल संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, अर्थात लोकसभा का या राज्यसभा का किसी का भी सदस्य नहीं हो सकता है। कौन? राज्यपाल। और अगर है भी तो राज्यपाल के पद की नियुक्ति के समय उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो राज्यपाल किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, अर्थात राज्यों की विधानसभा, और अगर किसी राज्य में उच्च सदन अर्थात विधान परिषद भी है तो वह ना तो विधानसभा का और ना ही विधान परिषद का सदस्य होगा। यदि नियुक्ति के समय वह किसी भी सदन का सदस्य है, मान लो लोकसभा का है या राज्यसभा का है या किसी राज्य की विधानसभा का है या फिर विधान परिषद का है, तो राज्यपाल पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। तो जैसे ही वो राज्यपाल बनता है, वैसे ही वो अगर किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो, उस सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। ये अनिवार्य रूप से प्रावधानित है किसमें? अनुच्छेद 158 में। ठीक है, चौथा प्रावधान क्या है कि राज्यपाल किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। क्या प्रावधान है
कि राज्यपाल कभी भी किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। क्लियर है? अब तुम बोलोगे कि सर ये लाभ का पद क्या है? तो कोई भी सरकारी नौकरी, ऐसी कोई भी नौकरी जिस पर नियमित कार्य करने पर आपको सैलरी दी जाती है, वो कहलाता है क्या? लाभ का पद। तो राज्यपाल किसी भी लाभ के पद पर भी नहीं हो सकता है। ठीक है? तो क्या है आवश्यक शर्तें? वह कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरी, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि नियुक्ति के समय वह किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होते ही उसे उस सदन में अपना स्थान छोड़ना होगा या फिर वह स्थान रिक्त समझा जाएगा। 1983 में बेटा मध्य प्रदेश के प्रशासनिक परिवर्तन के लिए एक आयोग बना था जिसे कहा जाता है सरकारी आयोग। कब बना है बेटा? 1983 में ये आयोग बना था और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इसने कुछ अनुशंसाएं दी थी। क्या? कि राज्यपाल उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है? क्या अनुशंसा दी थी बेटा? कि राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसको राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है, उस राज्य का नहीं होना चाहिए। उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है? दूसरा, वह न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी पार्टी का समर्थन करते, इसलिए उसे तटस्थ या न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए। उसका गहन राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। देखो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि राजनीति से कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं है तो राज्यपाल बना दिया जाए, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन एक लंबे समय तक वो सक्रिय रहा हो, लेकिन राज्यपाल बनने के कुछ समय पहले तक वह सक्रिय राजनीति का हिस्सा ना हो, अर्थात उसने हाल के वर्षों में सक्रिय राजनीति में भाग ना लिया हो। ठीक है? तो ये कुछ अनुशंसाएं दी थी किसने बेटा? सरकारी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। अब अपन बात करते हैं बेटा राज्यपाल के कार्यकाल की, कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसका उल्लेख अनुच्छेद 156 में है। और अनुच्छेद 156 क्या कहता है? कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। मतलब एज पर द विल ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपना पद धारण करेगा। अर्थात राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। अब उसके कार्यकाल की अवधि की बात करें तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, परंतु ये 5 वर्षीय अवधि संविधान द्वारा निर्धारित एक सामान्य कार्यकाल है। लेकिन एक्चुअली बात की जाए तो राज्यपाल अपने पद पर अनुच्छेद 156 के तहत कब रहता है या कब तक रहता है? जब तक राज्यपाल पर राष्ट्रपति का हाथ हो, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक कोई राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। इसलिए आपने इस चीज का अनुभव किया होगा कि जैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति परिवर्तित होते हैं तो राज्यों में राज्यपाल भी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है? या फिर केंद्र में यदि सरकार बदलती है तो राज्यों में भी राज्यपाल परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा है कि राज्यपाल वह व्यक्ति होता है जिसका नाम केंद्र सरकार ने सजेस्ट किया हो किसे? राष्ट्रपति को। और केंद्र में यदि सरकार बदली तो वो अपने अनुसार प्रतिनिधि बिठा लेंगे अलग अलग राज्यों में। इसीलिए केंद्र में यदि सरकार परिवर्तित होती है तो राज्यों में राज्यपाल भी बदल जाते हैं। अब अगर अपन बात करें त्यागपत्र की, तो राज्यपाल को नियुक्त किसने किया है? राष्ट्रपति ने। तो राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति किसने करी है? राष्ट्रपति ने। तो वो त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब अपन बात करें कार्यकाल समाप्त होने के बाद की स्थिति की।
कि कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी राज्यपाल तत्काल पद नहीं छोड़ता। मान लो 5 वर्ष का उसका जो कार्यकाल था वह भी समाप्त हो गया, तो भी एकदम से वो अपना पद नहीं छोड़ता। वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर नियुक्ति के हेतु नया व्यक्ति उसका पद ग्रहण नहीं कर ले। ठीक है, तो मान लो 5 वर्ष का उसका कार्यकाल भी समाप्त हो गया, तब भी वह अपने पद पर बना रह सकता है। अब अपन बात करते हैं बेटा राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों की। तो राज्यपाल को कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे और अन्य परिलब्धियों में क्या आ जाएगा बेटा, सरकारी घर, सरकारी गाड़ी, ये सब चीजें। तो इसके संबंध में विधि संसद के द्वारा बनाई जाती है, अर्थात भारत की संसद निर्धारित करती है कि राज्यपाल को कितना पैसा मिलेगा। राज्यपाल की परिलब्धियां भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम 2008 सॉरी कौन सा कानून है बेटा, राज्यपालों की परिलब्धियां भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिया गया। कब किया गया बेटा, ये 2008 में 36,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए किया गया। फिर 2018-19 के बजट प्रस्ताव में राज्यपालों का वर्तमान वेतनमान 3.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। ठीक है, तो पहले 36,000 था, 36,000 से बढ़ाकर 1,10,000 हुआ। फिर 2018-19 में इसको 3.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। फिर अपन बात करें वेतन एवं भत्तों की सुरक्षा की। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है बेटा कि जैसे किसी राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी पर नियुक्त कर लिया गया, तो उसके पूरे टेन्योर, पूरे टाइम पीरियड के दौरान उसकी सैलरी को कम नहीं किया जाएगा। अब ये जो 3.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, ये कहां से मिलता है? तो राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं बेटा? राज्य की जो संचित निधि होती है वहां से दिए जाते हैं, अर्थात राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं होता। मतलब राज्य विधानमंडल के पास कोई भी अधिकार नहीं है राज्यपाल की सैलरी को कम करने का, क्योंकि ये सैलरी पूरी कहां से निर्धारित हुई है? संसद से। कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, क्या परिलब्धियां मिलेंगी, ये दी जाएगी कहां से? राज्य की संचित निधि से। भले केंद्र ने सब चीजें डिसाइड करी हैं, लेकिन पूरा पैसा कहां से दिया जाएगा? राज्य से, क्योंकि राज्यपाल किसके लिए काम कर रहा है? उस राज्य के लिए काम कर रहा है। इसलिए पूरा पैसा कहां से निकाला जाएगा? राज्य की संचित निधि से ये पैसा निकाला जाएगा। फिर क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? बिल्कुल, आपने देखा ही है, 7वें संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उसके तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अब तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा होगा कि यदि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो क्या उसको डबल सैलरी मिलेगी? नहीं, उसको सैलरी तो उतनी ही मिलेगी, लेकिन अलग अलग संचित निधि से ऐसे रेशियो में निकाली जाएगी जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। इसको पढ़ते हैं अपन। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उसे दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता उन राज्यों के बीच आवंटित किया जाएगा। यह आवंटन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में किया जाएगा। मतलब कितनी सैलरी देना है, जरूरी नहीं कि डबल मिले, उतनी भी मिल सकती है जितनी 3.5 लाख रुपए निर्धारित है, लेकिन अलग अलग राज्यों की संचित निधि से उस रेशियो में निकाली जाएगी जैसा रेशियो निर्धारित करेगा कौन? राष्ट्रपति। और इसके संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 158 3 का में उल्लिखित है।
अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, तो राज्यपाल को निःशुल्क शासकीय आवास का अधिकारी होता है। क्लियर है? चलिए, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो संविधान के अनुच्छेद 159, याद रखोगे बेटा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करना आवश्यक है। ठीक है, राज्यपाल जब भी किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद ग्रहण कर रहा है तो उसे शपथ लेना जरूरी है। अब हम बात करें कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल अपने पद ग्रहण से पहले उस राज्य के हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है। उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने शपथ ग्रहण करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मान लो जब शपथ ले रहा हो राज्यपाल, उस समय मुख्य न्यायाधीश ना हो, उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, तो राज्यपाल हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। अब ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आएगी कि किसी भी मौके पर उस राज्य में हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश ना हो, कोई ना कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश तो निश्चित ही उपस्थित होगा। और शपथ की प्रक्रिया की बात करें तो राज्यपाल शपथ या प्रतिज्ञान करने के पश्चात उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि राज्यपाल क्या करेगा, उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, तो बेटा ये है आज का हमारा पहला लेक्चर एमपी के संपूर्ण पाठ्यक्रम का। ठीक है, और इस लेक्चर की बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है और वो है 1500 रुपए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कितने साल वैलिड है बेटा? ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये रखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको प्रत्येक लेक्चर में मिलेगा। साथ ही साथ सागर यूथ पाठशाला की जो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और ये वाला कोर्स परचेस करेंगे, तो इस कोर्स के साथ साथ आपको प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ भी साथ में उपलब्ध होगी। तो जल्द ही आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। धन्यवाद।